नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो जेट का पेपर है 2016 का, उसका बायोलॉजी के बारे में। हमारा जो 2017, 18 और 19 के पेपर हो गए थे हमारे, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले 2016 का जो बायोलॉजी का पेपर है, उसको हम सोल्व करेंगे। उसके आंसर, कंप्लीट क्वेश्चन और आंसर तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से इस बार क्या पैटर्न रहेगा, पहले कैसे आते थे, आप देख सकते हैं। तो हम कंप्लीट क्वेश्चनों की बात करेंगे, 40 क्वेश्चनों की, बने रहिएगा लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, जो पौधे कम प्रकाश तीव्रता पर सबसे अच्छा बढ़ते हैं उन्हें कहते हैं। जी दोस्तों, जो पौधे कम प्रकाश तीव्रता पर सबसे अच्छा बढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें हीलियोफाइट, एचिक्सियोफाइट, एचिक हीलियोफाइट, तो दोस्तों उन्हें सियोफाइट कहते हैं। जी दोस्तों, जो पौधे कम प्रकाश तीव्रता पर बहुत अच्छे बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, तो उन्हें सियोफाइट कहते हैं। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, पारिस्थितिक तंत्र के लिए होलिसिन शब्द का गठन किसने किया था? जी दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र के लिए होलिसिन शब्द किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था फेडरिक 1930 ने। जी दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए होलिसिन शब्द फेडरिक ने दिया था 1930 में। ओजोन छेद की इकाई क्या है? जी दोस्तों, ओजोन छेद की इकाई आपको पता होगा, डोप्सन। जी दोस्तों, डोप्सन, डीबी, फर्स्ट वाला सही रहेगा। आगे फोर्थ पे बात करते हैं, 3 माइल आइलैंड ऑफ चेरनोबिल उदाहरण है। जी दोस्तों, 3 माइल, जी दोस्तों, 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल, दोस्तों चेरनोबिल उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है दोस्तों? परमाणु दुर्घटना की। 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना के उदाहरण है। आगे बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, एक एकल समुदाय में प्रजातियों की संख्या को कहते हैं। जी दोस्तों, एक एकल समुदाय में जो प्रजातियों की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं अल्फा विविधता। जी दोस्तों, अल्फा विविधता, एकल समुदाय में प्रजातियों की संख्या को अल्फा विविधता कहते हैं। आगे बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा एक स्यूडो सीरियल के रूप में माना जाता है? जी दोस्तों, स्यूडो सीरियल के रूप में फेगोपायरम एस्कुलेंटम, टिट्रिकम एस्टिवम, ओराइजा सेटाइवा, होर्डियम वल्गेर। जी दोस्तों, तो बताना स्यूडो सीरियल के रूप में किसे जाना जाता है? तो स्यूडो सीरियल के रूप में जाना जाता है दोस्तों फेगोपायरम एस्कुलेंटम। जी दोस्तों, फेगोपायरम एस्कुलेंटम को स्यूडो सीरियल के रूप में जाना जाता है। जी दोस्तों, आगे सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं, ओराइजा सेटाइवा की फैमिली। जी दोस्तों, ओराइजा सेटाइवा जो चावल होता है, धान होता है, उसकी फैमिली बतानी है। तो उसकी फैमिली दोस्तों पोएसी। जी दोस्तों, इसमें से आएगा पोएसी। आगे बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की, दालें जो कि शाकाहारी आहार का महत्वपूर्ण प्रोटीन स्रोत है, किस फैमिली की है? दालों की फैमिली बतानी है दोस्तों। तो दालों की फैमिली होती है लेगुमिनेसी। अब इसमें लेगुमिनेसी नहीं है तो फेबेसी आएगा। जी दोस्तों, लेगुमिनेसी या फेबेसी कहते हैं दालों की फैमिली को। दलहनी फसलों की जो फैमिली होती है उसको लेगुमिनेसी या फेबेसी कहते हैं। आगे बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा मिस्र के कपास के रूप में जाना जाता है? जी दोस्तों, मिस्र के कपास के रूप में इनमें से कौन सा जाना जाता है? कौन सा कपास? गोस्पियम आर्बोरेटम, हर्बोसियम, मिर्सुटम और बारबेडेंस। जी दोस्तों, तो मिस्र के कपास के रूप में गोस्पियम बारबेडेंस को जाना जाता है। जी दोस्तों, किसे जाना जाता है? गोस्पियम बारबेडेंस को। आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, मूंगफली का तेल निम्न में से किस वर्ग का है? जी दोस्तों, मूंगफली का तेल है वो किस वर्ग का है? अर्धसुखीय तेल। जी दोस्तों, मूंगफली का तेल है वो अर्धसुखीय तेल, अर्धसुखीय जो तेल वर्ग में आता है। जी दोस्तों, अर्धसुखीय तेल वर्ग में आता है मूंगफली का तेल। आगे बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की, एंडोसल्फान निम्न में से है। एंडोसल्फान क्या है दोस्तों? तो एंडोसल्फान कीटनाशक है। जी दोस्तों, एंडोसल्फान कीटनाशक है। जी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, एंडोसल्फान क्या है? एंडोसल्फान कीटनाशक है। आगे बात करते हैं 12वीं क्वेश्चन की, निम्न में से कौन विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? सेब, गाजर, शहद, मूंगफली। तो आपको पता होगा विटामिन ए सबसे ज़्यादा, जो ये आंसर है, क्वेश्चन है, इनके ऑब्जेक्ट है, इनके अकॉर्डिंग गाजर। जी दोस्तों, इनके अनुसार गाजर आएगा। जी दोस्तों, सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। आगे बात करते हैं 13वीं की, सवसनीय सतह पर ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय निम्न के द्वारा होता है। जी दोस्तों, जो सवसनीय सतह होती है उस पर O2 और CO2 का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये विसरण के द्वारा होता है। जी दोस्तों, विसरण प्रक्रिया होती है उसके द्वारा होता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू MPUT ने जिस बार एग्जाम लिया था तो उसने जो आंसर माने थे अपने आंसर की में, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो आप ध्यान रखना, जो MPUT ने पेपर करवाया था ये, और उसी के अकॉर्डिंग में इनके सबके आंसर दे रहा हूँ जो उन्होंने आंसर की को राइट माना था। आगे बात करते हैं अपन 14वें क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं नहीं है? निम्न में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं नहीं है? तो दोस्तों लिम्फोसाइट। जी दोस्तों, लिम्फोसाइट है वो भक्षक कोशिकाएं नहीं है। जी दोस्तों,
लिम्फोसाइट है वो भक्षक कोशिकाएं नहीं है। आगे बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। स्पर्मेटियोजेनेसिस प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है। स्पर्मेटियोजेनेसिस प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? तो स्पर्मेटिड से होता है। स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया से शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्मेटिड से। तंत्रिकाएं निम्न में से किसमें विकसित होती है? जी दोस्तों तंत्रिकाएं एक्टोडर्म। जी दोस्तों तंत्रिकाएं एक्टोडर्म में विकसित होती है। तंत्रिकाएं किसमें विकसित होती है दोस्तों? एक्टोडर्म में। आगे बात करते हैं भ्रूण। भ्रूण आवरण भ्रूण को निम्न में से सहायता करता है। भ्रूण आवरण होता है, जो भ्रूण का जो बाहरी आवरण होता है वो किससे सहायता करता है? बाहरी आघातों से सुरक्षा। जो बाहरी आवरण होता है वो उसकी सुरक्षा करता है बाहरी आघातों से। 18वें क्वेश्चन की बात करें। जब एक शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है तो अन्य शुक्राणुओं का प्रवेश किसके द्वारा रोका जाता है? जी दोस्तों एक शुक्राणु अंडे में प्रवेश कर जाता है तो जो दूसरे शुक्राणु होते हैं उनका प्रवेश किससे रोकते हैं? तो दोस्तों निषेचन कला का निर्माण हो जाता है। एक शुक्राणु जैसे जी दोस्तों एक शुक्राणु जैसे अंडे में प्रवेश करता है तो निषेचन कला का निर्माण हो जाता है, जिससे अन्य शुक्राणुओं का प्रवेश रुक जाता है। आगे बात करते हैं कार्पस ल्यूटियम स्त्रावित करती है। जी दोस्तों कार्पस ल्यूटियम क्या स्त्रावित करती है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जी दोस्तों कार्पस ल्यूटियम होती है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करती है। साइनोबैक्टीरियम निम्न में से किनके खेतों में उपयोगी जैविक उर्वरक है? जी दोस्तों साइनोबैक्टीरियम है किनके खेतों में जैविक उर्वरक है? तो दोस्तों साइनोबैक्टीरियम चावल के खेत में उपयोगी होता है। आगे बात करते हैं 21वां। यदि अमीबा को आशुद्ध जल में रखा जाए तो उसकी संकुचनशील धारियां कार्य करेगी। यदि अमीबा को आशुद्ध जल में रखा जाएगा तो उसकी संकुचनशील धारियां दोस्तों तेजी से कार्य करेगी। जी दोस्तों अमीबा को आशुद्ध जल में रखा जाता है तो उसकी संकुचनशील धारियां तेजी से कार्य करेगी। और यदि आरबीसी को आशुद्ध जल में रखा जाता है तो आरबीसी फूल कर फट जाती है। जी दोस्तों आरबीसी फूल कर फट जाती है, तो ये ध्यान रखना आपको। आगे बात करते हैं फ्लेनोबिर्स व लिमनिया निम्न में से किसके मध्यवर्ती वाहक है? फ्लेनोबिर्स व लिमनिया किसके मध्यवर्ती वाहक है? तो दोस्तों फेसियोला। जी दोस्तों फेसियोला के मध्यवर्ती वाहक है फ्लेनोबिस और लिमिनिया फेसियोला के मध्यवर्ती वाहक है। केचुए में टिप्लोसोल निम्न भाग में पाई जाती है। दोस्तों केचुए में टिप्लोसोल कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों केचुए में टिप्लोसोल होती है वो आंत्र में पाई जाती है। केचुए में टिप्लोसोल कहाँ पाई जाती है दोस्तों? आंत्र में। आपको ध्यान रखना आंत्र में। आगे बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। कौन सा सामाजिक कीट सबसे बड़ी कॉलोनी बनाता है? जी दोस्तों कौन सा सामाजिक कीट सबसे बड़ी कॉलोनी बनाता है? तो दोस्तों जो दीमक है दोस्तों वो सबसे बड़ी कॉलोनी बनाता है। जी दोस्तों जो दीमक है वो सबसे बड़ी कॉलोनी बनाता है। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जी दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में तो जो ये मोलिब्डेनम है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी दोस्तों मोलिब्डेनम निम्न में से कौन सा उदाहरण कीट नियंत्रण का जैविक तरीका है? जी दोस्तों कीटों के नियंत्रण का जैविक तरीका पूछ रहा है। तो कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं की जनसंख्या में वृद्धि करना। जी दोस्तों जो कीटों के प्राकृतिक शत्रु होते हैं तो उनकी जनसंख्या को यदि हम बढ़ा देंगे तो जो कीट है उनका जैविक नियंत्रण हो जाएगा और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों आगे बात करते हैं 27वीं क्वेश्चन की। ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम का सामान्य नाम है? जी दोस्तों ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम का सामान्य नाम है खपरा या भ्रंग। खपरा या भ्रंग जो भंडारित अनाज का कीट है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो इन क्वेश्चनों में से हर बार रिपीट होते रहते हैं। आप देख सकते हैं ये 2016 का है, कल अपन ने 2017 के पेपर की बात की थी तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चन है जो रिपीट थे। हर बार 3 से 4-5 क्वेश्चन है ऐसे होते हैं जो रिपीट हो ही जाते हैं हर सब्जेक्ट में। तो आपको अच्छे से इसका ध्यान रखना है, अच्छे से इनको देखना है। अलैंगिक प्रजनन सामान्यतः निम्न में पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन किस में पाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये पौधों पादपों में, कम विभेदित जीवों में, सूक्ष्म जीवों में सभी में अलैंगिक विभेदित पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। निमेटोड में सबसे सामान्य लिंग निर्धारण का तरीका है। तो दोस्तों निमेटोड में लिंग का निर्धारण एक्सो-XX विधि से होता है। एक्सो-XX विधि से होता है। आगे बात करते हैं खेत में चारों तरफ नाली किसकी सुरक्षा हेतु बनाई जाती है? जी दोस्तों खेत में जो नाली बनाई जाती है किसकी सुरक्षा के लिए बनाई जाती है? रेड हेरी कैटरपिलर। जी दोस्तों रेड हेरी कैटरपिलर है उसकी सहायता के लिए उसकी सुरक्षा हेतु खेत में नाली बनाई जाती है। जी दोस्तों वो ज़मीन में गहरी नाली बना दी जाती है जिससे वो नुकसान नहीं पहुंचाती। आगे बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड बने होते हैं। जी दोस्तों न्यूक्लियोसाइड किसके बने होते हैं? एक शर्करा और एक नाइट्रोजन क्षार के। जी दोस्तों न्यूक्लियोसाइड किसके बने होते हैं? एक शर्करा और एक नाइट्रोजन क्षार के। आगे बात करते हैं बाई और कुंडलित डीएनए है। जी दोस्तों बाई और कुंडलित डीएनए कौन सा है? तो दोस्तों जेड डीएनए होता है वो बाई और कुंडलित डीएनए है। जो जेड डीएनए होता है वो बाई और कुंडलित डीएनए है। आगे बात करते हैं राइबोसोम की 40S उप इकाई में होता है। जी दोस्तों राइबोसोम आपको पता होगा दो इकाइयों से मिलकर बने होते हैं 80S और 70S। तो 80S भी 2 से मिलकर बनी होती है और
सब से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों कल भी एक क्वेश्चन पूछा था इसमें से, अपन ने 2017 के पेपर की बात की थी, और आज 2016 में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों 40S उपिकाई है वो 18S RNA से मिलकर बनी होती है। जी दोस्तों 40S उपिकाई होती है वो 18S RNA से मिलकर बनी होती है। प्राकृतिक रूप से पायसम सेटाइवा है। जी दोस्तों प्राकृतिक रूप से पायसम सेटाइवा स्वपरागित फसल है। पूर्णतः स्फीति कोशिका की विसरण दाब न्यूनता हेतु निम्न में से सत्य है। जी दोस्तों पूर्णतः स्फीति कोशिका की विसरण दाब न्यूनता हेतु निम्न में से सत्य है। जो स्फीति कोशिका है उसकी विसरण दाब न्यूनता हेतु सत्य पूछ रहा है दोस्तों। तो स्फीति कोशिका के लिए तो दोस्तों इसमें DPD माइनस OP माइनस TP आना चाहिए वैसे अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, लेकिन यदि अपन आंसर की बात करें तो दोस्तों उसमें DPD बराबर O दे रखा है। जी दोस्तों उसमें DPD बराबर O दे रखा है, तो आप यही सही माने। पूर्णतः स्फीति कोशिका की विसरण दाब न्यूनता DPD हेतु न्यून में से सत्य है, DPD बराबर O। आगे बात करते हैं एंजाइम शब्द दिया था। जी दोस्तों एंजाइम शब्द किसने दिया था, तो आपको पता होगा विलियम फ्रेडरिक कुहने। जी दोस्तों विलियम फ्रेडरिक कुहने ने है वो एंजाइम शब्द दिया था। एंजाइम शब्द किसने दिया था दोस्तों, विलियम फ्रेडरिक कुहने ने। आगे बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल TC चक्कर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। जी दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्कर होता है, वो कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। आगे बात करते हैं C4 प्रकाश संश्लेषण का मुख्य एंजाइम है। जी दोस्तों C4 जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसका मुख्य एंजाइम क्या है, तो पेप कार्बोक्सिलेज। जी दोस्तों C4 प्रकाश संश्लेषण का मुख्य एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीजन है। जी दोस्तों प्राकृतिक ऑक्सीजन बताना है आपको। इसमें से ऑक्सीजन के प्रकार होते हैं जैसे IAA IBA, तो ऐसे इनमें से इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। जी दोस्तों इंडोल 3 एसिटिक अम्ल है वो प्राकृतिक ऑक्सीजन है। जी दोस्तों प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन है, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों ये 39 क्वेश्चन हो गए। 40वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 40वां क्वेश्चन है फाइटोक्रोम। जी दोस्तों फाइटोक्रोम अवशोषित करते हैं। फाइटोक्रोम क्या अवशोषित करते हैं, लाल और सुदूर लाल प्रकाश को। जी दोस्तों फाइटोक्रोम होते हैं वो लाल और सुदूर लाल प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो दोस्तों ये हो गए अपने 40 क्वेश्चन। अब यदि आप अच्छा रिस्पांस करेंगे, इसको अच्छा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, अच्छा रिस्पांस करेंगे, तो दोस्तों जो 2015 का पेपर की भी अपन बात करेंगे। और यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए। इतना ही था, धन्यवाद दोस्तों।